नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन जिसके अंदर हम लोग कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। एक ऐसा गेम जिसके अंदर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, कुछ इंडिविजुअल सिनेरियोज़ क्रिएट करूँगा, जिनको आपको समझना है, इंटरप्रेट करना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता लगाना है कि वो जो लोग इन्वॉल्व्ड हैं मेरी कहानी में, उनमें से अपराधी है कौन? एक ही अपराधी है। दूसरे नंबर पे आपको पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो कौन से एविडेंस हैं, जो रिलेवेंट फैक्टर बनेंगे उस व्यक्ति के कन्विक्शन में, ट्रायल प्रोसेस के अंदर। और तीसरे नंबर पे आपको ये बताना है कि उस व्यक्ति ने कौन से अपराध किए हैं हमारे आईपीसी के अंदर, बीएनएस के अंदर। तो 2 कानूनों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों के पास। एक एविडेंस लॉ की, उसके प्रावधानों की और एक आईपीसी और बीएनएस के, उसके प्रावधानों की। तो इन दोनों के साथ तैयार रहिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कानून को अप्लाई करना सीखने के लिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स के अंदर जो फैक्चुअल सिनेरियोज वाले क्वेश्चन है उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसलिए उनके संबंध में ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा तरीका है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं कि क्या फैक्चुअल सिनेरियो है जहां पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक बहुत ही नामी ग्रामी रेस्टोरेंट में बहुत बड़ा शेफ है, हेड शेफ है, जो बहुत अच्छा इसका नाम है, बहुत अच्छे पैसे कमाता है। ये बहुत ही मतलब आर्टिस्टिक बंदा है, बहुत मेहनत करता है अपने प्रोफ़ेशन में और हमेशा कोशिश करता रहता है कि कैसे नई-नई रेसिपीज़ को बनाया जाए और इसकी एक-एक रेसिपी जो इसने आज तक जिनको बनाया है, उनकी वैल्यू करोड़ों में है। उसको खरीदने वाले लोग, खरीदने वाले होटल्स लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा पैसा कमाता है ये जब भी इसकी कोई रेसिपी हिट होती है। तो ये अभी इस समय पे एक रेसिपी पे काम कर रहा है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है कि कैसे किसी चीज़ को बनाया जा सकता है। उसके लिए दोस्तों ये एक डायरी मेंटेन करता है, ठीक है? उस डायरी में जो जो भी एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करता रहता है, उससे क्या रिज़ल्ट आया, क्या चीज़ उसने कितनी डाली, पूरी रेसिपी की डिटेल्स उस डायरी के अंदर वो लिखता रहता है। इसको वो डायरी को हमेशा वो अपने साथ रखता है और अभी वो एक होटल में काम कर रहा है डेली बेसिस पे हेड शेफ के माध्यम से। अब क्या हुआ है कि एक ऐसा समय आ गया है, उसे लग रहा है कि वो उसने वो रेसिपी बना ली है जो वो बनाना चाहता था। क्योंकि जो एंड प्रोडक्ट निकल के आया है, वो जो कस्टमर्स हैं होटल्स के, उनको बड़ा पसंद आ रहा है, फीडबैक बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसने उस डायरी में उस पूरी रेसिपी को अच्छे से लिख दिया। अब एक दिन क्या होता है, एक शाम को ये होटल में काम कर रहा है। ये अपनी डायरी को मेंटेन कर रहा था और अपनी डायरी को उसी किचन की जिस किचन में ये काम करता है, वहीं पे रखा भूल जाता है। और ये बाहर चला जाता है अपने कस्टमर्स से बात वगैरह करने के लिए, क्योंकि कुछ कस्टमर्स इसको बुलाते हैं, अपना पर्सनल फीडबैक देना चाहते हैं उसी रेसिपी के संबंध में। जब ये वापस अपने किचन में जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पे डायरी तो रखी हुई है, पर डायरी थोड़ी अस्त-व्यस्त सी लग रही है। जब वो डायरी को खोल के देखता है तो उसके आखिरी के 2 पन्ने जिन पे वो रेसिपी लिखी हुई थी, वो गायब, वो फाड़े हुए हैं। वो मतलब ऐसे पन्ने निकले हुए हैं जिसमें से थोड़ा-सा हिस्सा अंदर रह गया है, थोड़ा-सा हिस्सा बाहर रह गया है। पर जो रेसिपी लिखी हुई थी, जो कंटेंट था, वो पूरा-पूरा उन कागज़ों के साथ जा चुका है। ये व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। ये व्यक्ति पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर देता है। पुलिस आती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब पुलिस की नज़र में 2-3 लोग हैं जिस पे पुलिस का शक बन रहा है कि वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये रेसिपी चुराई। पुलिस की सबसे पहली नज़र है इसी शेफ़ के असिस्टेंट पे। इसी शेफ़ का एक असिस्टेंट बंदा है, जो हमेशा इस शेफ़ के साथ रहता है। उसे शेफ़ की हर एक्टिविटी का पता है कि वो किस उस पे रेसिपी के काम कर रहा है, उसके साथ हमेशा बना रहता है। मतलब ये मान के चलिए 12 घंटे की अगर नौकरी है, तो 12 के 12 घंटे ये असिस्टेंट उस बंदे के साथ में ही रहता है। सबसे पहला शक पुलिस के इसी के ऊपर गया है, क्योंकि इसको पता है कि वो रेसिपी बन चुकी है। इसे ये भी पता है कि उस रेसिपी की इम्पोर्टेंस क्या है और ये भी शेफ़ है। बाय प्रोफ़ेशन उससे छोटा शेफ़ है, पर उसका शेफ़ है। उसको भी उस प्रोफ़ेशन में जाना है, तो उसे जानकारी है कि किसी रेसिपी को कब, कहाँ, कैसे बेचा जा सकता है। और उस समय पे जब ये हमारा मेन शेफ़ बाहर फीडबैक लेने गया था अपने कस्टमर से, ये बंदा अंदर किचन में ही अवेलेबल था उस पूरे दौरान, जब वो चीज़ें गायब हुई हैं। तो पहला शक पुलिस का इसके ऊपर जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरा शक जा रहा है वो इसी होटल के मैनेजर के ऊपर जा रहा है। मैनेजर के ऊपर शक जाने का रीज़न ये है कि 2 बातें हुई हैं। एक तो मैनेजर जो अपने होटल वो जो चला रहा था, वो जो रेस्टोरेंट चला रहा था, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है इकोनॉमिकली।
उसको वो मुनाफ़ा नहीं हो रहा है, होटल इनफैक्ट पिछले 5-6 महीने से बहुत बुरी हालत में है और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में उस होटल को बंद करना पड़ेगा, अगर उस मालिक के पास फंड नहीं आए, पैसा नहीं आया। जैसा मैंने बताया रेसिपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये बात उस मैनेजर को भी पता है क्योंकि उसके होटल में ही वो बंदा बहुत साल से काम कर रहा है और वो रेसिपी सर्व की जा रही है। तो उसे ये भी पता है कि कस्टमर्स का फीडबैक कितना अच्छा है उस रेसिपी के संबंध में, तो उसे उस रेसिपी की वैल्यू भी पता है। इसलिए उस मैनेजर पे शक है क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है, प्लस एट द सेम टाइम उसे जानकारी भी है, नॉलेज भी है, नो हाउ भी पता है। इसके साथ-साथ एक एडिशनल फैक्ट है जो मैनेजर के खिलाफ जा रहा है, वो मैं बताऊँगा जब ये तीसरा व्यक्ति पिक्चर में आ जाएगा। तीसरा व्यक्ति जिस पे हमको शक है, वो व्यक्ति है जो क्लीनर है, जो साफ-सफाई करता है, ठीक है? क्लीनिंग टीम का हेड है। किचन की साफ-सफाई करना इसका काम है। इनफैक्ट पूरे होटल की प्रीमाइसेस का, हमारे मैनेजर के ऑफिस का, सबका साफ करना इसी का काम है। तीसरा शक के घेरे में ये है। इस पे शक का घेरा इसलिए बना है कि पहला तो ये बंदा गरीब आदमी है। दूसरा ये बंदा उसी महीने अपॉइंट हुआ है जिस महीने चोरी हुई है। तो इससे कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तीसरा कि यहाँ से पहले भी वो एक होटल में काम करता था तो उसे जानकारी है कि रेसिपी वगैरह की क्या वैल्यू हो सकती है, क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है। चौथा, इसने ये बोला है, क्लीनर ने ये बोला है कि जब ये मैनेजर के भी खिलाफ एविडेंस है कि जब ये मैनेजर के ऑफिस को साफ करने गया था, तो उसको वहाँ पे कुछ श्रेडेड पेजेस मिले। श्रेडेड पेजेस मतलब आपने देखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें अगर कुछ पेजेस डाले जाएँ, तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, छोटे-छोटे पीसेस में बँट जाते हैं। तो क्लीनर का ये कहना है कि मैनेजर के रूम से कुछ श्रेडेड पेजेस मिले और उन पेजेस को जितना दिखाई दे रहा था, वो उतना देख के लग रहा था कि वो हैंड रिटन पेजेस थे और वो जो डायरी चोरी हुई, वो हैंड रिटन पेजेस ही उसमें से चोरी हुए थे। तो श्रेडेड पेजेस देखे गए थे मैनेजर की रूम में, मैनेजर के डस्टबिन में, ये क्लीनर का कहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो क्लीनर है, ये उस दिन से गायब है। जब से पुलिस आई है, तब से ये क्लीनर प्रीमाइसेस में है नहीं, प्रीमाइसेस से गायब है, इसलिए लापता है। इसकी वजह से ये शक के घेरे में और ज़्यादा है। ये दोस्तों ओवरऑल सर्कमस्टांस है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करके मेरे को 2 बातें बतानी है। इनफैक्ट 3 बातें बतानी है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि कौन है कल्प्रिट, किसने चुराई है डायरी। इन तीनों में से एक ने चुराई है, पक्की बात। ठीक है? असिस्टेंट ने चुराई है जो हमेशा साथ में था। मैनेजर ने चुराई है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और जिसके रूम से श्रेडेड कागज़ बरामद हुए हैं और जिसे ये भी पता था कि रेसिपी कितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। या फिर क्लीनर ने चुराई, जो गायब है और जो जाते-जाते ये बोल के गया था कि मैनेजर के रूम से उसे श्रेडेड वो मिले थे, कागज़ मिले थे साफ-सफाई करते वक़्त। आपको क्या लगता है तीनों में से कौन-सा बंदा कल्प्रिट है? ये पहला पॉइंट है आपके आंसर का। दूसरे नंबर पे मुझे बताइएगा कि आप जिस भी नतीजे पे पहुँचे असिस्टेंट के खिलाफ, मैनेजर के खिलाफ, क्लीनर के खिलाफ, वो एविडेंस के कौन से पर्सपेक्टिव के आधार पर पहुँचे? वो कौन से नियम और प्रिंसिपल आपने एविडेंस लॉ के लगाए जिनके आधार पर आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाना आसान रहेगा, उसका गुनाह साबित करना आसान रहेगा? वो कौन से एविडेंस एक्ट के प्रावधान है जिन पे आप रिलाय करना चाहोगे? ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक सेक्शन साइट करो, अदरवाइज़ अगर आप जनरली भी रेफर करना चाहो दैट वुड आल्सो बी फाइन बट अगर सेक्शंस को रेफर करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा भरोसा बनेगा। और तीसरे नंबर पे आपको बताना है कि अगर वो जो बातें आप कह रहे हो वो साबित हो जाती हैं, तो क्या माना जाएगा कि इस असिस्टेंट ने, मैनेजर ने या क्लीनर ने कौन-सा अपराध किया है? हमारे बीएनएस के अंदर या फिर हमारे आईपीसी के अंदर कौन-सा अपराध किया है इस रेसिपी को चुराकर, वो बताइएगा मेरे। तो ये 3 सवाल हैं जिनका मैं बिल्कुल इंतज़ार करूँगा। आपके पास पूरा अच्छा खासा समय है। मैं 2 दिन के समय आपको दे रहा हूँ। 2 दिन के बाद मैं कोशिश करूँगा कि अपना ओपिनियन साइट करूँ चैट बॉक्स के अंदर ही और वहाँ से हम लोग अपने आप को इंटर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी इसके अलावा एक छोटा-सा अनाउंसमेंट है दोस्तों। दोस्तों अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो उड़ान जुडिशरी फाउंडेशन बैच को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि इस बैच पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। ये बैच आपको 25,999 रुपए में मिल जाएगा मात्र अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करोगे ABHILIVE, ये मेरा ही कूपन कोड है। इसको यूज़ करने पर आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगा और ये बैच खास इसलिए है क्योंकि आपको इसके अंदर 2 साल की लाइव वैलिडिटी मिल रही है। वैसे आमतौर पर 1 साल की वैलिडिटी होती है लाइव कि आपको जो फाउंडेशन बैच चल रहा है तब तक हम लोग साथ हैं, बाद में रास्ता खत्म।
पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1 साल जो आपका फाउंडेशन बैच चलेगा वो चलेगा, आपका सिलेबस 1 साल में ही खत्म हो। बट उसके अलावा आपके पास 1 साल एक्स्ट्रा लाइव वैलिडिटी रहेगी। मतलब किसी चीज़ को रिवाइज़ करना है, कोई सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना है, नहीं समझ में आया था पहली बार में, तो आपके पास पूरा 1 साल का और समय होगा लाइव क्लासेस के माध्यम से उन चीज़ों को कवर करने का। इसके साथ-साथ आपको 7 डे की रिफंड पॉलिसी देखने को मिलती है दोस्तों। मतलब आप ये जो भी फी पे करा रहे हो ना, ये बैच शुरू हो जाएगा 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को जब आपकी क्लासेस शुरू हो जाएँगी तब से आपको 7 दिन का समय मिलेगा। 7 दिनों के अंदर आपको अगर ये बैच पसंद नहीं आए, आप चाहो कि मुझे इसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है फॉर व्हाटएवर रीज़न, जो भी आपकी वजह हो, हम पूछेंगे भी नहीं वजह क्या है। आपको एक सिंपल सा मैसेज करना है या कॉल करनी है, आपकी ये जो फ़ी है, जो हमने ली है, वो आपको हैंड टू हैंड रिफंड कर दी जाएगी। उसके लिए कोई लंबा-चौड़ा प्रोसीजर नहीं। केवल एक कॉल या फिर एक मैसेज पर्याप्त होगा आपकी फ़ी रिफंड करवाने के लिए। तो एक ऐसा बैच है जिसको ज सच में आप टेस्ट आउट भी कर सकते हो। टेस्ट करके अगर आपको पसंद नहीं आया, तो आप उस बैच से पीछे भी हट सकते हो, बिल्कुल। बाकी अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूँगा 2 साल की लाइव वैलिडिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, खासकर अगर आप अभी लॉ परस्यू कर रहे हो, अपने 3rd ईयर, 4th ईयर या 5th ईयर में हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, जो इतने कम प्राइस में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं। बाकी जो किसी भी फाउंडेशन बैच के फीचर्स होते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपका क्या कहते हैं मॉक इंटरव्यूज़, ये सारी फैसिलिटीज़ आप सभी को देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है कि हर एक बच्चे को एक मेंटर मिलेगा, जो उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा। एक वन टू वन कम्युनिकेशन रहेगा हमेशा के लिए। तो आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो आप ज़रूर कंसीडर करो और बाकी जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, उसका ज़रूर जवाब दीजिएगा, अपना पूरा दिमाग लगा के दीजिएगा, तभी मज़ा आएगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे लीगल करंट अफेयर्स की सीरीज़ में सुबह 9 बजे कल, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।